आदाब पॉडकास्ट विद तहज़ीब में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान ख़ान और आज सबसे पहले तहज़ीब टीवी की तरफ से हम आपको यौम जमहूरिया की यानी रिपब्लिक डे की मुबारकबाद पेश करते हैं और पूरा मुल्क जो है वो 75वां यौम जमहूरिया सेलिब्रेट कर रहा है। तो आज के हमारे जो पॉडकास्ट विद तहज़ीब में ख़ास मेहमान हैं वो बहुत ख़ास शख्सियत हैं मुल्क की। वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन देश को समर्पित किया है यानी वक्फ़ किया है और उनसे बेहतर शख्सियत आज के दिन कोई और हो नहीं सकती थी। तो हमारे बीच मौजूद हैं रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर मेजर जनरल डॉक्टर जी.डी. बख्शी साहब। सर आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू। अल्लाह ताला की दुआ और आपके फजलो करम से जी आपको सबसे पहले यौम जमहूरिया की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी। 75वां रिपब्लिक डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसे में सबसे पहले इस मौके पर आप क्या कहना चाहते हैं, आपके तासुरात क्या हैं? सबसे पहले मैं आपके सौजन्य से मैं आपको, आपके सारे जो व्यूअर्स हैं, मैं उनको यौम आज़ाद जो रिपब्लिक डे है हमारा, उसकी बहुत बहुत तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूं। और बड़ी खुशी का लम्हा है ये 75वां हमारा जो रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस जिसे हम कहते हैं। और मैं सीधा ये कहना चाहता हूं कि 21st सेंचुरी ये भारत की सेंचुरी है। ये जो सदी है 21वीं, ये हिंदुस्तान की हमारी सेंचुरी है, भारतवर्ष की सेंचुरी है। और हमारे जो युवा हैं ये उनके लिए एक ख़ास जश्न का दिन है क्योंकि इंडिया की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है पूरे दुनिया में। हम कोई 1.4 बिलियन 1.4 अरब हिंदुस्तानी हैं आज के दिन। और खुशी की बात यह है कि उनमें से 50% जो हैं 50% वो जो हैं वो 26 साल की आयु के नीचे हैं, नौजवान। हमारी जो पॉपुलेशन है चीन की पॉपुलेशन से ज़्यादा है। चीन की पॉपुलेशन लेकिन बूढ़ी हो चली। हमारी सबसे यंगेस्ट और लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड है। द स्काई इज़ द लिमिट। जी 1950 में आपकी ये पैदाइश का साल था, आप इसी साल पैदाइश हुए, इसी साल कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। आपने एक पूरा दौर देखा सर, इतने साल भारत में यानी पूरे मुल्क का एक दौर देखा है। कितना बदलाव आपने देखा है, कितनी तरक्की देखी? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत फ़ख्र है कि मैं आज़ाद भारत में पैदा हुआ। मैंने गुलामी नहीं देखी है। गुलामी की बेड़ियाँ कभी अपने हाथों में नहीं पहनी। हम आज़ाद पैदा हुए हैं, आज़ाद रहेंगे, आज़ाद मरेंगे। ये बहुत ही फ़ख्र की बात है मेरे लिए। आई वॉज बॉर्न फ्री। क्या बदलाव आए हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क हो चुका है साहब। कितने चेंजेस यहाँ पे आए हैं, कितने युद्ध हमने लड़े हैं। क्योंकि मैं सैनिक हूँ तो मैं सैनिक नज़रिए से देखूँगा इसको कि साहब हमारे जो जैसे ही हमारी जमहूरियत का इजाद हुआ 47 में जब हम लोग डोमिनियन स्टेटस मिला, हमको आज़ादी नहीं मिली, ये मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ कि डोमिनियन स्टेटस आपको मिला। तो साहब पहले जो आपको 47 के अक्टूबर के महीने में आपको ये युद्ध शुरू हो गया जम्मू कश्मीर के ऊपर, जो कि 2-2.5 साल चला था उस वक़्त। और उसके बाद फिर हमने गोवा का ऑपरेशन देखा। फिर हमने 1962 चीन में एक बड़ी कड़वी हमको घूंट पीना पड़ा, क्या बोले हैं, वास्तविकता का, असलियत का, जो कि हम लोग सब बातें कर रहे थे, अहिंसा की हम लोग बातें कर रहे थे, पंचशील की। लेकिन दुनिया भी तो वैसी हो ना कि आप अकेले ही अहिंसा पे नहीं चल सकते, आप अकेले ही पंचशील की बातें नहीं कर सकते, जबकि आपके पड़ोसी कुछ और सोचते हो। तो हमको इसका खमियाजा उठाना पड़ा, हमको काफ़ी जो है बेइज्जती झेलनी पड़ी। और हमने उस वक़्त ये प्रण लिया था कि साहब फिर कभी नहीं। फिर हमारी फ़ौज का विस्तार शुरू हुआ, तैयारी शुरू हुई, मॉडर्नाइजेशन, एक्सपेंशन शुरू हुई। जल्द कर रहे थे तो वहाँ पाकिस्तान में उनको फ़िक्र पड़ गया कि साहब कुछ साल और दीजिए और भारत हमसे बहुत आगे बढ़ जाएगा हर फील्ड में, इकोनॉमिक में, मिलिट्री में। तो ये आखिरी मौका है। अयूब खान साहब के दौर में उनके जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, उनके फॉरेन मिनिस्टर।
तो उन्होंने कहा कि साहब ये आखिरी मौका है, अभी चढ़ जाओ, नहीं तो ये हम फिर मुकाबला बराबर का नहीं होगा। तो उन्होंने हमला किया 1965 में, सरप्राइज़ हासिल करने की कोशिश की, कश्मीर को छीनने की कोशिश करी। पहले ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च किया, उसके बाद उन्होंने अपने गुरिल्लाज अंदर भेजे, उसके बाद साहब फिर उन्होंने मेन अटैक किया छमजौड़िया में, और फिर पहली बार भारत में, छोटे से हमारे प्रधानमंत्री थे उस वक़्त, बट बहुत भारी कद, लाल बहादुर शास्त्री, ऑनेस्ट टू द कोर, बिल्कुल नेक इंसान, बहुत ही ऑनेस्ट इंसान, और उन्होंने आदेश दिया कि भाई जवाबी हमला करो अक्रॉस द बॉर्डर। इतना साहसी ऑर्डर शायद किसी और प्राइम मिनिस्टर ने नहीं दिया। अक्रॉस द बॉर्डर मेन अटैक, हमारे 2 कोर चढ़ गए लाहौर और सियालकोट के ऊपर, और पाकिस्तान को उल्टे बांस बरेली अपने को हटानी पड़ी फौजें छमजौड़ियाँ से, कश्मीर छोड़ के अपनी जान बचाने के लिए लड़ने पे मजबूर हो गए। और अगर वो लड़ाई थोड़ी देर और चलती तो हमें पूरी जीत मिलनी थी, लेकिन उस वक़्त तत्कालीन हमारे आर्मी चीफ साहब ने कहा कि एमुनेशन की कमी पड़ रही है, अच्छा है कि हम सीज़ फायर मान लें, जो दुनिया दबाव डाल रही है। तो इससे मैं कहूँगा कि पाकिस्तान आप समझें बच गया। फिर 1971 की लड़ाई हुई, तब तक हम पूरे सबक सीख चुके थे जी, और मात्र 13 दिन में, महज 13 दिन में हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। हमने वो लड़ाई शुरू नहीं करी, उन्होंने ही वो शुरू करी, उन्होंने ही छेड़खानी करी, उन्होंने अपनी जो उनकी अंदरूनी प्रॉब्लम थी वो हमारे पे थोपने की कोशिश करी। 10 मिलियन रिफ्यूजी उठा के वो हिंदुस्तान में भेज दिया। जब वो ज़माना था साहब PL 480 का, अनाज हमारा बाहर से आता था। तो ऐसी हालात में 10 मिलियन रिफ्यूजीज को एब्जॉर्ब करना भारत के लिए नामुमकिन था। तो ये बिल्कुल हमारे लिए ऐसी हालात पैदा की गई थी कि बस जंग ही फिर एक ऑल्टरनेटिव रह गया था। बड़ी कोशिश करी हमने तब भी जी, कि भाई रेफ्यूजी वापस ले लो, ये हमारे नहीं है, आपके लोग हैं, वापस ले लीजिए, ये करिए। उन्होंने साहब जो बेचारे मुसलमान थे आपके बांग्लादेश के, जो अत्याचार पाकिस्तान की फौज ने, जो जुल्म पाकिस्तान की फौज ने उन पे किया है, उनकी अपनी हमदुर रहमान कमेटी ने उसको बयान किया है। जस्टिस हमदुर रहमान पाकिस्तान के थे, उन्होंने बयान किया है कि किस तरह वहाँ असमत लूटी औरतों की, वहाँ पे मार दिए बेचारे निहत्थे सिविलियन आदमी, औरत, बच्चे, बूढ़े, और किस तरह जाके वो गांवों पे शेलिंग करते थे, तोपे चलाते थे। और बहुत वहाँ पे साहब कत्लो गारत का जो दौर था वो फिर कोई चारा नहीं रह गया हमारे पास कि अब हमको लड़ना ही पड़े। फिर भी हमारी तब की जो तत्कालीन जो प्राइम मिनिस्टर थी वो अमेरिका गई, वो यूरोप गई, वो रूस गई, चीन गई कि भाई इनको बोलो वापस ले लें, बट इन्होंने वापस नहीं लिया। तो फिर देखिए वो कहते हैं ना कि भाई अब हमने सारा कोशिश कर दी कि भाई लड़ाई किसी तरह से टल जाए, सुलह हो जाए, बातचीत हो जाए। जब नहीं माने तो फिर युद्ध हुआ। मैं साहब उस युद्ध में सेकंड लेफ्टिनेंट था जी। हम लोगों को 14 दिसंबर 1971 को कमीशन मिलनी थी। हमें 1 महीना पहले कमीशन दी गई ताकि हम लड़ाई में शरीक हो सके। और हम लोग बिल्कुल यंग थे, 10 दिन की छुट्टी मिली और सीधा हम लोग जब पहुंचे, ट्रेनों से उतरे, तो पहले दिन हम लोग लड़ाई में थे। अच्छा। और मेरे कई सारे साथी बेचारे शहीद हो गए पहली रात सर्विस की। उनके माँ बाप को उनकी तनख्वाह नहीं मिली साहब, पेंशन घर पहुंच गए कि आपका बेटा है ही नहीं, ये इसकी पेंशन है। अच्छा। तो ये साहब हमारा साथ हुआ। लेकिन हमें बड़ा फ़ख्र से कहना मैं चाहता हूँ कि हम लोग कटिंग एज पे थे जब वो 71 की लड़ाई हुई, और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हमारी फ़ौजें वो चढ़ गई पाकिस्तान के ऊपर। 13 दिन में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। 550 किलोमीटर हम अंदर गए थे पाकिस्तान के अंदर, और जो ईस्ट पाकिस्तान था उस टाइम, और ढाका की उनकी जो राजधानी थी उस पर कब्जा किया। 93,000 कैदियों ने वहाँ पे आत्मसमर्पण किया था। ये एक टर्निंग पॉइंट था जो साउथ एशिया के इतिहास में जी। और सबसे शानदार हमारी सैनिक जीत रही। और वो हमने देखा तब नेशन में सेल्फ कॉन्फिडेंस जो आता हुआ भारतवर्ष में कि हाँ साहब हम भी कुछ कर सकते हैं। जब हम ठान लें, मिल के इकट्ठे एकजुट होकर काम करें, देखो साहब क्या फतोहात
हासिल हुए उसके अंदर, ये बड़ी भारी सीख है मेरे लिए। जी, इफ़ वी कैन गेट आवर एक्ट टुगेदर, हमसे अच्छा कोई नहीं। कोई नहीं है। और पाकिस्तान के जवानों ने जो कैदी बने थे, उन्होंने हमको बोला साहब आपके अफसर होते और हमारे जवान, फिर हम देखते हमें कौन हाथ लगाता। इससे बड़ा ट्रिब्यूट ये मतलब दुश्मन से ट्रिब्यूट है। बहुत बड़ी तो ये हमने होते देखा। दैट इज़ अ सी चेंज कंट्री में। और उसके बाद साहब फिर हम कारगिल में युद्ध लड़े, फिर एक बार शिकस्त दी हमने पाकिस्तान को, और फिर शुरुआत हमेशा उनकी तरफ, आगाज़ उन्होंने किया है जी, और ख़त्म हमको करना पड़ा है। हमेशा यही प्रॉब्लम रही है। फिर 30 साल साहब आप देख रहे हैं टेररिज्म का दौर चढ़ा, पहले पंजाब में, फिर जम्मू कश्मीर में, फिर पूरे भारतवर्ष में एक दौर चढ़ा कि बम फट रहे थे यहाँ वहाँ। बट थैंक गॉड अब काफ़ी स्थिति नियंत्रण में है, नई सरकार आई है, इन्होंने बहुत कुछ किया है हमारे डिफेंस को ताकतवर करने के लिए। और ख़ासतर जो हमारा आत्मनिर्भरता जिसको कहा जाता है कि सेल्फ सफिशिएंसी, नहीं तो हम सब हथियार साहब बाहर से खरीद रहे थे। अब साहब खरीदे हुए हथियारों से आप सुपर पावर नहीं बन सकते, क्योंकि जब भी लड़ाई चले कोई भी आपकी हथियार सप्लाई रोक सकता है। तो आज साहब हमारे भारत में, हमारे मुल्क में तेजस जेट फाइटर बन रहे हैं। आज जो है एडवांस्ड आर्टिलरी टोड गन सिस्टम बन रहे हैं, जो कि अमेरिकन 155 मिलीमीटर तोप से ज़्यादा अच्छा, वो फायर करती है 45 किलोमीटर, ये फायर करती है 48 किलोमीटर, वो फायर करती है 3 राउंड पर मिनट, ये हमारी भारतीय गन फायर करती है 5 राउंड पर मिनट। बड़ी उपलब्धि है साहब। पिनाका रॉकेट्स बन गए हैं, अग्नि मिसाइल्स बन गए हैं जो 5000 किलोमीटर दूर मार कर सकते हैं। भारत एक स्पेस पावर है, भारत एक न्यूक्लियर पावर है, बिल्कुल। भारत एक आप देखिए सेकंड लार्जेस्ट आर्मी, 4th लार्जेस्ट एयरफोर्स, 5th लार्जेस्ट नेवी, दुनिया भर में बड़ी ताकतवर फौजें हमारी हैं। और हम चांद पे पहुंच चुके हैं साहब अपनी दम पे, अपने दम के ऊपर। हमारी 5वीं बड़ी आर्थिक व्यवस्था है, यानी इकॉनमी है, और हम 2 साल के अंदर तीसरे बड़े हो जाएंगे। $5 ट्रिलियन की इकॉनमी होगी। मुख्तसर अंदाज में पूरा एक दौर भारत का दिखा दिया कि कितना ताकतवर हो चुका है मौजूदा दौर में। और जी बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखते हैं, जैसे अमूमन सुनने को आ जाती हैं खबरें कि POK में या जम्मू कश्मीर में आज इतने फ़ौजी शहीद हो गए, किसी दिन सुनने में आता है इतने फ़ौजी शहीद हो गए, तो अफसोस भी होता है। उस पर कब रोकथाम लग सकता है या किस तरह से? देखिए, लेट मी पुट इट इन पर्सपेक्टिव। मैं इसका जो है लेट मी गिव यू द बैकग्राउंड। मैं अपनी तकरीबन सारी जिंदगी लड़ाई के मैदानों में रहा हूँ। 71 में मैं लड़ा, फिर मैं पंजाब में काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस किए, फिर मैं कारगिल में लड़ा, फिर मैं किश्तवाड़ में लड़ा एज ए ब्रिगेडियर, यानी हर रैंक पे लड़ाई लड़ी है मैंने। और फिर मैं रजौरी पुंछ में आखिरी मेरा जो लड़ाई का पड़ाव था, वहां पे मैं सबसे जो उस वक्त खतरनाक डिस्ट्रिक्ट माने जाते थे रजौरी पुंछ, वहां लड़ा हूं। तो उस वक्त 5000 हथियार बंद टेररिस्ट हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर ऑपरेट करते, 5000। अच्छा, ठीक है साहब। मार के आज जो है वो रह गए हैं 150। अच्छा, ठीक है साहब। ये जेन्युइन आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ, वो रह गए हैं 150। लेकिन छुटपुट हमला, जब आप इतने कम हैं तो जैसे वो बोले साहब, वो भूसे के ढेर में सुई को ढूंढना बराबर के हो जाता है। छुटपुट एक्शन वो वारदात कभी ना कभी कर देते हैं। लेकिन साहब अब वो आदत से मजबूर कुछ लोग हैं, तो फिर वो पुलवामा में आपने देखा कि हमारी वो ब्लास्ट हुआ और 45 CRPF के जवान मारे गए, तो तब लोगों ने बोला था वह बहुत हो गया। उस वक्त आपकी एयर स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर की गई, और आप देखें कि उसके बाद तकरीबन 2, 2.5, 3 साल अमूमन वहां पे शांति रही। पाकिस्तान रोता गया उस वक्त चीन के पास कि मेरे आका मुझे बचाओ, ये है वो है, प्रॉब्लम है जो भी है। और चीन ने फिर हस्तक्षेप शुरू किया, क्योंकि वो भी थोड़ा घबरा रहा था कि भारत के आक्रामक तेवर है, अभी इन पे कर रहे हैं, कल हम पे ना कुछ हो जाए। तो उसने, आप जानते हैं, कोविड के दौरान लद्दाख में वो इंट्रूजन शुरू करी, बड़ी भारी फौजें लेके आया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि कोविड, जब दुनिया लड़ रही है एक महामारी से, तो उस वक्त कोई देश दूसरों पे हमला करने की कोशिश करेगा। लेकिन उन्होंने कोविड का फायदा उठाकर, उनको पता था कि लोग अस्पतालों में घूम रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, उन्होंने वो अपना वहां पे प्रॉब्लम खड़ी करी हमारे लिए। लेकिन ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया,
फायर तक की नौबत नहीं आई, लेकिन जब हाथापाई हुई तो हमारे जवानों ने वो वहां पे, अब चीन आंकड़े छुपा रहा है, वो 5 बोल रहा है, अमेरिकन और रूस की इंटेलिजेंस ने बताया है कि साहब 40 से 100 के बीच में इनकी जो है वो हुई है। फिर हमने साहब आगे बढ़ के जो इनकी पहाड़ी थी पेंगोंग त्सो के ऊपर, जो कि रेजांगला का जो पहाड़ पड़ता है, वहां जो खाली चोटी थी जिसपे चीन का हेडक्वार्टर ठीक नीचे है, उसको पकड़ लिया, सर पे बैठ गए। अब चीन के भी पसीने छूटे, उन्होंने फिर डी एस्केलेट तब से करने की कोशिश की है। तकरीबन कई जगह डिसएंगेजमेंट हो गया, 2 जगह पे रह गया है। तो देखिए, आप छुटपुट वारदात बिल्कुल आप बोले कि सर कुचल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा नहीं होता, थोड़ा बहुत चलता रहे। इसीलिए जब मेन ऑपरेशन खत्म हो जाते हैं तब भी फौज को वहां रहना पड़ता है। तो आपने जंग की बात की कि जंग के मैदान में आपने कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और सभी जंग इम्पोर्टेंट होती है और उसमें पता नहीं होता कि हम जिएंगे या शहीद हो जाएंगे या मुल्क के लिए अपने आप को कुर्बान कर देंगे। लेकिन मैं एक फ़ौजी के नज़रिए से जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपने वो एक्सपीरियंस किया है, हर जंग में एक्सपीरियंस किया होगा कि एक तरफ आप दुश्मन के साथ लड़ रहे हैं तो 2 बातें होती है कि आपको मारना भी है सामने, और एक तरफ आपको ये भी जहन में रहता है कि शायद मुझे भी गोली लग सकती है कहीं से भी आके, या बम फट सकता है, या कुछ भी हो सकता है। इस पल मैं ज़िंदा हूँ, अगले पल मुझे नहीं पता क्या हो सकता है। तो 2 बातें होती हैं, एक तो पीछे मेरा परिवार है, और दूसरा ये कि मैं सामने वाले को मार रहा हूँ तो वो भी इंसान है, क्योंकि अभी आपने कहा कि मरता इंसान ही है। तो क्या जहन में आपके चल रहा होता था? देखिए साहब, उस वक्त ज्यादा सोचने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि अगर आप सोचेंगे आप शायद जिंदा नहीं रहेंगे। अच्छा। उस वक्त तो एक्शन करना पड़ता है। और एक्चुअली लोगों को, मतलब वो जो वहां के धुएं गर्द तोपें चल रही, मोटर चल रहे, बम फट रहे, मशीन गनें चल रही, कोई चीख रहा, कोई पानी मांग रहा, उसको आपको ज्यादा सोचने का टाइम नहीं मिलता। तभी ट्रेनिंग में आपको ऐसा सिखाया जाता है कि यार तुमको कोई सोते जगा दे तब भी तुम लाइक रोबोट करना शुरू कर दोगे, फायर शुरू कर दोगे, ये कर दोगे, वो कर दोगे। तो उस वक्त यू आर जस्ट इंटेंट कि मैं कार्रवाई क्या कर रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि अगर मैंने नहीं करी तो मैं गया, ये तो बिल्कुल अश्योर्ड है। अच्छा। कि भाई अगर मैंने नहीं मारा तो आप जरा मरने के लिए तैयार हो जाइए, आप फैसला कर लीजिए कि किसका ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो लोग ज्यादातर कहते हैं भाई मैं क्यों मारूं, मेरा दुश्मन मरे। तो ये लड़ाई के मैदान में होता है। बहुत कम लोग मैंने डरते देखे हैं। अच्छा। वेरी स्ट्रेंज थिंग। देखिए, एक रॉजर पिनियाओ हैं, अमेरिकन मरीन कोर के ऑफिशियल हिस्टोरियन, वर्ल्ड वॉर 2 के। उसने एक बड़ी अच्छा लाइन लिखी है, उसमें कहता है द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग अबाउट कॉम्बैट इज दैट करेज इज अ वेरी सरप्राइजिंगली कॉमन ह्यूमन क्वालिटी। अच्छा साहब, हम सोचते हैं कि साहब हिम्मत जो है ये बड़ी मतलब बिरला चीज है, मतलब कोई 1-2 ही हजारों में बड़ा बहादुर होता है जी, हर किसी के अंदर है करेज। वो निकल जाती है लड़ाई के मैदान में। मैं खुदा कसम आपको कह रहा हूँ कि मैंने आज तक किसी को मुंह फक नहीं देखा। अच्छा। तो वो भी अच्छे लड़ते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे जो ऑपोजिट है कि हम उनको गाली गलौज दे, कुछ भी कर ले, वो भी अच्छे लड़ाके हैं। यहाँ के भी अच्छे लड़ाकी नस्लें हैं। तो मैंने किसी का चेहरा फक नहीं देखा था। क्योंकि किस लिए कि जब उससे पूछा है तो बोले साहब हम अपने गांव में क्या मुंह दिखाएंगे, हमें तो औरतें कुएं से पानी लेने से मना कर देगी, लड़ाई से भाग क्या। बिल्कुल। यू नो, तो इज्जत के लिए इंसान बहुत कुछ कर लेता है। डर किसको नहीं लगता? डर सबको लगता है। जो बंदा है उसको डर तो लगेगा ही, लेकिन साहब हिम्मत मर्द मदद खुदा। कभी आपने देखा आपको ऐसा हुआ जंग के बाद कि अरे आज तो बाल बाल बच गया? कई बार। एक बार क्या हुआ साहब, छोटा सा लतीफा आपको सुनाऊं। मेरे को रिटायरमेंट के बाद उन्होंने चुना, ये क्या बोलते हैं, ग्रेट अचीवर्स अवार्ड। तो मैं बड़ा हैरान हुआ जब मैं गया साहब, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में वो अवार्ड दे रहे। तो मैंने देखा कैबिनेट सेक्रेटरी सुब्रमण्यम साहब बैठे हैं, कुरैशी साहब बैठे हैं, इलेक्शन कमिश्नर। यार मैं बड़ी ऑगस्ट कंपनी में हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे को। खैर मेरी बारी आई तो उन्होंने स्टेज पे बुलाया, बोले बख्शी साहब 37 साल आपने फौज में सर्विस करी, आप अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या थी वो हमें बताइए। तो विद अ वेरी स्ट्रेट फेस मैंने उन्हें कहा साहब कि मैं जिंदा वापस आ गया, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट।
जी। मेरे दाएं लोग मर गए साहब, मैं आपको बता रहा हूँ असलियत। जी। मेरे दाएं लोग मरे, मेरे बाएं मरे। मैंने देखा है कि वो शेल का टुकड़ा लगा पेट में, बेचारे जवान के अंतड़ियां बाहर आ गई। वो शौक में अपनी अंतड़ियां वापस बेचारा डाल रहा है कि डॉक्टर के पास ले जाऊं तो सीधेगा, बच जाऊंगा शायद। ठीक है साहब, मैंने पानी पिलाया है लड़कों को जब वो आखिरी सांस ले रहे, दम तोड़ रहे थे। तो उसके बाद एक बड़ी सोबराइटी आती है कि आदमी मालिक का शुक्रगुजार होता है, हर एक सांस तेरी है, हर एक लम्हा तेरा दिया हुआ है। जब तक तू जिंदा रखेगा मैं रहूंगा, नहीं तो मैं फिर शान से जाऊंगा। मैं रोता घिसटता पाँव रगड़ता नहीं जाऊंगा, मैं शान से जाऊंगा। ये हम सब सिपाहियों में, हमारे सारे सिपाही मैंने देखे हैं और बहुत बहादुरी से बड़ी दाद देता हूँ इस फौज की। जी, ग्रेटिफाइड कि मैं इस फौज का हिस्सा था। बिल्कुल बिल्कुल। और वो लोग आपसे इंस्पायर भी होते हैं, इसीलिए आजकल आपको न्यूज़ चैनल पे देखते हैं बहुत सारे नौजवान आपसे, मैं इसलिए कह रहा हूँ इंस्पायर होते हैं क्योंकि देखते हैं कि इस उम्र में माशाल्लाह जो जज्बा आपके अंदर है, जिस तरह से आप चिल्लाते हैं या दुश्मनों के बारे में चीख चीख कर तकरीर देते हैं या बोलते हैं, तो उससे लगता है वाह, हर किसी के नौजवान के अंदर ऐसा जज्बा होना चाहिए जैसा आपके अंदर है। तो ये न्यूज़ चैनल वाले कभी आपको कहते हैं कि सर आवाज़ बहुत लाउड जा रही, थोड़ा फेडर जो है डाउन करना पड़ रहा है? वो तो ज्यादातर कई बार प्रवोक करते हैं। अच्छा। उल्टा मैंने ये भी देखा है कि कई बार आपको जानबूझकर इतना इरिटेट किया जाता है कि ये देखिए साहब, बात ऐसी है। एक बड़ी अच्छी पिक्चर थी, एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, आपने शायद देखी होगी, माशाल्लाह बड़ी अच्छी पिक्चर थी कि ये इंसान इतना गुस्सा क्यों हो रहा है। देखिए साहब, औरों के लिए थ्योरी हो, जैसे मैंने आपको अभी जिक्र किया, मेरे लिए तो आंखों देखा लिव्ड इन एक्सपीरियंस है ना साहब। मैंने मरते देखे हैं जवान, और जब कोई उनकी शान के बरखिलाफ बात करे, कोई उन पे इल्जाम लगाए ह्यूमन राइट का, ये वो फलाना ढिमकाना, आजकल बहुत सारे लोग हैं जितने मुंह उतनी बातें। कोई हमें यहाँ बोल रहा है कि दे रगड़ा, ये वाले कमाल है साहब। एक तो आपको लिए लड़ रहे हैं, आपको बचाने के लिए कर रहे हैं, उसके बाद हम जाके कोर्ट कचहरी के पेशियों के चक्कर लगाए तो बहुत दुख होता है। और एक जमाना था कि जब हमारी फौज के खिलाफ बहुत कुछ गलत प्रचार किया जा रहा था, मतलब गलत उनके बारे में बातें बोली जा रही थी, उनको डिमोनाइज किया जा रहा था। तो तब मेरे को जरूर गुस्सा आता था। अब शायद थोड़ा शांत हो रहा हूँ, लेकिन तब गुस्सा जरूर आता था, प्रोवोकेशन होती थी। अब साहब देखिए, एक बोला है किसी यूनिवर्सिटी ने माशाअल्लाह कि साहब हमको तिरंगा झंडा यहाँ नहीं होना चाहिए, ये पढ़ाई की जगह है। हमने कहा साहब ये क्या यूएन की टेरिटरी है कि भारत की सरजमी पे भारत का झंडा हो, ये कैसे हो सकता है। तो फिर गुस्सा तो आता है बहुत ऐसा, क्योंकि फौज में एक झंडे के लिए जान देनी पड़ती है। बिल्कुल। पुराने जमाने में क्या होता था साहब, जब एक पलटन डिफेंस लेती थी तो ठीक बीचों बीच रेजिमेंट का झंडा गाड़ दिया जाता। और जो ट्रेडिशन ये थी कि साहब जब तक आखिरी जवान जिंदा है ये झंडा गिरेगा नहीं था, ये धूल नहीं लगनी चाहिए इसको, आखिरी जवान भी इसको पकड़ के वहां खड़ा रहेगा, आखिरी जवान तक। 1000 की पलटन है, 1000 के 1000 शहीद हो गए, जब तक 1000 आदमी नहीं मरता वो झंडा नहीं गिर सकता। ये तो रेजिमेंटल फ्लैग है। अब आप बात कर रहे हैं देश के झंडे की, उसके खिलाफ, शान के खिलाफ कोई बोले कि साहब ये नहीं, मैं राष्ट्रगान के टाइम नहीं खड़ा होगा, तो थोड़ा गुस्सा तो आता है, क्योंकि मैंने लोग मरते देखे इसी झंडे के लिए, इसी मुल्क के लिए, जी, अपने नमक की हक के लिए, मिट्टी के लिए मरते देखे, मिट्टी के लिए वो जिन्होंने कुर्बानी दी है, उनकी कुर्बानी को तो इज्जत है। जब नहीं देते लोग तो साहब जरूर गुस्सा आता है। तो सर इस उम्र में गुस्सा आता है, जवानी में क्या आलम होगा? किसी को लगाया हाथ 2-4? तो उस वक्त तो दुश्मन था ना सामने, तो हाथ 2-4 क्या साहब, उस वक्त मशीन गन, मोटर, ये तो मैं तो अपने लड़कों को बोलता था जो है चला दो, बाद में देखी जाएगी। तो उस वक्त गुस्से का एक आउटलेट था, अब नहीं है ना, अब बॉटल अप होता है तो ज्यादा होता है। कभी मिसेस कहती है कि इतना गुस्सा अच्छा नहीं है सेहत के लिए? तो बहुत बारी बेचारी कहती है कि शांत रहो। और आपने मिसेस का जिक्र किया तो मैं वो जो आपको वाकया बता रहा था कि साहब जब वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला और बोला साहब सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या थी, उपलब्धि क्या थी साहब आपकी, तो मैंने बोला कि मैं जिंदा एक टुकड़े में वापस आ गया हूँ। और उसकी मैं पूरी की पूरी क्रेडिट अपनी बेगम साहिबा को देता हूँ, अपनी बिटिया रानी को देता हूँ। जबकि मैं लड़ रहा था तो वो दुआ कर रही थी।
मुल्क के लिए शहीद होना, ये तिरंगे में लिपट कर आना, ये अपने आप में देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही। मैं आपको सैमुअल हंटिंगटन, एक बड़ा अच्छा अमेरिकन राइटर है, उसकी एक बात बताना चाहता हूँ। वो बोलता है सिविल मिलिट्री कॉवेनेंट, एक देश का आवाम और एक देश की फौज के बीच में एक कॉवेनेंट, एक एग्रीमेंट जैसा होता है। अच्छा। वो कहते हैं बेटा तुम जाओ लड़ो, पीछे मुड़ के मत देखना। अच्छा। तेरी फैमिली हमारा जिम्मा, तेरी फैमिली को हम संभालेंगे, सरकार संभालेंगे, जो उनके घर के पड़ोसी भाई बंद आसपास के वो संभालेंगे, पीछे मुड़ के मत देखना बेटा जी, तू आगे देख, क्योंकि ऐसे देख के लड़ेगा तो नुकसान हो सकता है तेरा जी। तो ये जब तक एक जवान को विश्वास है तो वो इस विश्वास में लड़ता है कि मेरा देश मेरे को लेट डाउन नहीं करेगा, मेरी फैमिली का ख्याल रखेगा जी। अब सर क्योंकि काफ़ी वक्त आपका ले चुके हैं, जाने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इस गणतंत्र दिवस के मौके पर आप तमाम देशवासियों को क्या पैगाम, ख़ास तौर पर नौजवानों की आपने बात की, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि आपसे इंस्पायर होते हैं लोग, आपको सुन करके मोटिवेट होते हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं तहज़ीब टीवी के ज़रिए? देखिए साहब, फौज में हमें गाना सिखाया जाता था, और जब मैं रोमियो फोर्स कमांडर था तो मैंने साहब सारे स्कूलों को वहाँ पे जो मेरे इलाके में थे आदेश दिए कि हम आपका एक कंपटीशन करेंगे रजौरी और पुंछ में जी। और क्या और कौन सा जो है तर्ज गाएंगे आप, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, कुछ है हम में कि मिट सकती नहीं कभी हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक है साहब, मिस्र रोम यूना सब मिट गए जहां से, कुछ है हमें कि मिट सकती नहीं कभी हस्ती हमारी। ये इकबाल साहब के जो अल्फाज हैं वो मैं समझता हूँ सबसे प्रेरणा के स्तोत्र हैं, वो मुर्दे को भी जगा सकते हैं। और ये हमारे जो यूथ में ये चीज आ जाए, हमारे बच्चे बच्चियों में, कि हम सब भारतीय हैं जी। जो एनसीसी नेशनल कैडेट कोर का जो गान है वो है हम सब भारतीय हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी, हम सब हिंदुस्तानी हैं। बिल्कुल, हम सब मजहब के परे, जात के परे, कास्ट के परे, हम सब हिंदुस्तानी हैं जी। ठीक है साहब। और फौज में जब आप आते हैं तो एक बड़ी अच्छी चीज आपको बताई जाती है भाईजान, वो है गेट पलटन का। आपका कास्ट, आपकी क्रीड, आपकी जाति, आपका मजहब, वो सब वहाँ रखिए प्लीज। आपका एक ही मजहब है, मेरा मुल्क मेरा मुल्क मेरा मुल्क। बिल्कुल, बहुत 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 अच्छा पैगाम आपने दिया सबके लिए। और ये बिल्कुल सही बात है कि सबसे पहले वतन है, मुल्क है, और उसके बाद सब कुछ है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना वक्त दिया, इतनी अच्छी बातें की, हमारे अंदर जज्बा भरा, नौजवानों के अंदर जज्बा भरा, हम शुक्रगुजार हैं आपके। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। ये थे आज के हमारे ख़ास मेहमान रिपब्लिक डे स्पेशल प्रोग्राम में, पॉडकास्ट विद तहज़ीब में, मेजर जनरल डॉक्टर GD बख्शी साहब। और बहुत इंटरेस्टिंग बातें उनके साथ हुई। अगले शुमारे में किसी और शख्सियत से रूबरू होंगे, तब तक आप रखें अपना ख्याल। हमें दीजिए इजाज़त, आदाब।